नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा। चर्चा कई सारे जो पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म हैं उनमें हिंदी के कुछ एक बहुत पॉपुलर पॉडकास्ट में है। ये स्मिता को, शार्दुल और विकास, इन सब लोगों का जोश बढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये नई जानकारी है। यही आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट के साथी हैं। स्मिता, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अतुल। हेलो एवरीवन। और विकास और शार्दुल, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। हेलो। तो हम चाहेंगे कि आप कम से कम पत्र जरूर लिखें चर्चा के बारे में, अपनी राय, नाराजगी भी जता सकते हैं, कमियां भी गिना सकते हैं, क्योंकि आपके पत्र से हमें बहुत मदद मिलेगी इस कार्यक्रम को बनाने में, सुधारने में और पटरी पर लाने में। तो ये बहुत दुखद है कि किसी ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली है, और इस वजह से आत्महत्या कर ली क्योंकि उसको होप नहीं है कि उसको न्याय मिलेगा। पर उसके इतर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब आदमी एक इस मोड में जाता है सुसाइडल टेंडेंसी में, मुझे नहीं पता कि उस समय उसके दिमाग में क्या चलता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि होपलेसनेस की स्थिति में पहुँचाती हैं होंगी होंगी आपको, कि आपको कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। तो उस स्थिति में कितना आपके जो निर्णय की क्षमता है या जो आप बात कह रहे हैं, उन सारी बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी गंभीरता है, कितनी तथ्यपरकता है, वो सारी चीज़ें को देखते हुए मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें, सवाल उठे, और मैं चाहूँगा कि इसमें थोड़ा स्मिता भी इसको नज़रिए से देखे। एक चीज़ जो समझ में आई हमारे, कि एक डावरी का जो है या दहेज का मामला है, या जो एलिमनी है, या सेटलमेंट है, ये सब के मिसयूज़ का मामला ऊपरी तौर पर नज़र आता है। अब उसमें एक बात ये सामने कि टेलीविज़न मीडिया का रोल क्या है? तो वहाँ पर मुझे जो चीज़ समझ में आती है कि जिस तरह से सेंसेशनलाइज़ किया गया है, और 24 घंटे, मैं परसों से देख रहा हूँ, आज तीसरा दिन है और आज भी कुछ चैनल इसको रगड़ रगड़ रहे हैं। डावरी के मामले में इस देश में बदनाम रहा है ये देश, दहेज लेने के मामले में। और इतनी बदनामी रही है कि इस देश में दहेज के खिलाफ एक कानून बना है पार्लियामेंट में, और वो कानून लागू हुआ है इस देश में, और काम कर रहा है नहीं कर रहा वो एक अलग विषय है। जो खुदकुशी हुई है, ये बहुत ही अफ़सोसनाक है और एक शख़्स बहुत ज़्यादा जब प्रताड़ना महसूस करता है, डिप्रेशन के क्लिनिकल रीज़न्स भी होते हैं, इमोशनल रीज़न्स होते हैं और डिप्रेस्ड होने के बाद को जब कोई ये एक्सट्रीम कदम उठाता है, तो इट डज़न्ट अराइज़ आउट ऑफ अ वैक्यूम, रीज़न्स तो रही होंगी। हैविंग सेड दैट ये भी सही बात है और कि जहाँ तक डाउरी का मसला है देखिए कानून का मिसयूज़ वो सिर्फ़ इसी कानून से लेकर नहीं, किसी भी कानून की आप बात कर लें। आप रेप केस की बात कर लें, आप इकोनॉमिक ऑफेंसेस की बात कर लें, जब कानून लाया जाता है, उसकी उससे आपकी मंशा अच्छी जुड़ी हुई होती है, लेकिन कानून का दुरुपयोग तो हर स्टेज में किया जा सकता है और किया भी जाता है। अलग-अलग लोगों की तरफ से उसे ट्विस्ट किया जाता है, टर्न किया जाता है और कानून में जो तमाम लूप होल्स हैं, उसको ही ढूँढ कर लोग अपनी डिफेंस भी कर लेते हैं, अपना बचाव भी कर लेते हैं। तो ये तो कानून के लिए एक निश्चित रूप से जो है, ये एक बड़ी चुनौती है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कानून की ज़रूरत ही नहीं थी इन द फर्स्ट प्लेस टू बिगिन विथ और जैसा हम अंग्रेज़ी में कहते हैं शुड यू थ्रो द बेबी अलोंग विद द बाथ वाटर उसमें मुझे दिक्कत है। देखिए आप टीवी चैनलों की आप बात कर रहे हैं, मीडिया से तो ख़ैर उम्मीद करनी किसी भी चीज़ में कोई संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत, डिबेट वो तो मैंने बहुत पहले ही छोड़ दी है। और यही वजह है कि हम लोग आज मुख्य धारा की टेलीविज़न स्टेशंस पर हैं भी नहीं, काम भी नहीं कर रहे हैं, नौकरी के ऑफ़र आते हैं, तो उसे कंसिडर भी नहीं करती हूँ मैं। क्योंकि और ऐसे बहुत सारे एंकर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, जिनके जो अगर आज की तारीख में शायद अगर मेल विक्टिमहुड की बात कर रहे हैं, जिनके खिलाफ डोमेस्टिक अब्यूज़ के केसेस चल रहे हैं, जिनके खिलाफ डोमेस्टिक अब्यूज़ के एलिगेशंस हैं। ये जैसा स्मिता ने बताया 6450 2022 का नंबर है। अगर आप उसे देखें तो रोज़ का वो 17 से ज़्यादा, यानी रोज़ 17 से ज़्यादा दहेज की मौत हुई, ये ऑन रिकॉर्ड है। और जो भी हिंदुस्तान को समझता है वो जानता है ऑन रिकॉर्ड नंबर यहाँ हमेशा कम होता है। चाहे वो बलात्कार के मामले हों, महिला अपराधों के मामले हों, जनरल मामले हों, पुलिस यहाँ एफआईआर लिखवाने में आपको नाको चने चबवाने पड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो आप इन नंबर से भी देख लीजिए, रोज़ 2 दिन में यानी 35 मौत हुई करीब। महिलाओं की तो हर रोज 17.5 17 औरतें अगर मर रही हैं दहेज पे, तो ये मामले दोनों तरफ हैं।
कोर्ट लगातार, ये बात ठीक है, मुंबई हाई कोर्ट ने भी कहा था, मद्रास वाले ने भी किया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वकीलों के दबाव में आके या अन्य कारणों से 498 जो दहेज विरोधी कानून है, इसके मिसयूज के मामलों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। तो वो रिफॉर्म जो हम बार बार कहते हैं, भारत के तंत्रों में रिफॉर्म बहुत दिन से लटका पड़ा है। 2021 के आंकड़े हम एनसीआरबी के 81,000 आदमियों ने सुसाइड किया। 35% उसमें से यही मामले थे जिनपे फर्जी दहेज के मामले थे और या पारिवारिक मुकदमे थे, मतलब 2,500 के करीब। तो वो भी आंकड़ा ठीक ठाक ही हाँ, है तो मैं वही कर रहा हूँ ये कि हर रोज जो है उतने ही अगर औरतें मर रही हैं तो आदमी भी उतने ही मर रहे हैं। अब उसको हमें देखो, तरीके से उसमें बैलेंस करने की ये देखने की हमारे जरूरत है। सिस्टम की नहीं, 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 इनएफिशिएंसी है कि वो हाँ। जाली मामलों को रोक नहीं पा रहा है। नहीं, ये नहीं, कानून नहीं, की और कमी वो नहीं है। न्याय में मिलने वाले समय की भी एक नहीं बात नहीं है ना नहीं कि नहीं नहीं नहीं, हाँ एक इसमें बहुत, क्योंकि अब ये ऐसी बात पे के हाँ, मौके पर ये डाटा है तो इसको जी। बहुत यहाँ क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि 35,000 पुरुषों ने सुसाइड किया। 81,000 पुरुषों ने 81 सुसाइड किया। 35% 81,000 मामले जो है पै- घरेलू और फर्जी मुकदमों से जुड़े थे, पारिवारिक विवाद से। पारिवारिक मतलब विवाद और 2021 इससे। मामले अब आसपास। ये ऐसी चीज है 35% 81 में से कि अब आप इसमें ये नहीं कह सकते कि ये किस तरह के फर्जी के किस तरह, हाँ, किस वही, तरह के वही, मामले हैं। तो वो एक तो न्याय ये नहीं सेंस जाना चाहिए कि ये उनके ऊपर मतलब पुरुष उसमें विक्टिम हो सकता है, हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो पत्नी के जरिए हो सकता है उसमें चाचा जमीन की लड़ाई हो, परिवार की लड़ाई हो, ससुराल की लड़ाई हो, कि 50 तरह की फैमिली में इक्वेशंस होती हैं। पूरा मिडिल ईस्ट का जो इलाका है, जो पश्चिम एशिया का हम कहें, हमारे लिए तो पश्चिम एशिया ही है। पश्चिम एशिया का जो पूरा इलाका है लगातार किसी न किसी उठापटक, पॉलिटिकल उठापटक, आतंकवादी तामझाम, बहुत सारी चीज़ें वहाँ लगातार चल रही हैं। उसके अलावा इसमें अफ़गानिस्तान का वाक़या हुआ, अमेरिका ने जिस तरह से वहाँ से पुल आउट किया, इराक का मसला, तो इज़राइल का मसला बहुत अलग-अलग देशों के साथ वहाँ चल रहा है। इज़राइल का लेबनान के साथ, इज़राइल का सीरिया के साथ, इज़राइल का तमाम पड़ोसी देशों के साथ ये तबाही। तो पूरा ओवरऑल मिलके मिडल ईस्ट या पश्चिम एशिया एक बहुत बड़ा मेस बन गया है। और अब उसमें सीरिया में एक ये बदलाव जो है, विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है और बशर अल-असद को भागना पड़ा और वहाँ से वो रसिया में जाके उन्होंने शरण ली है, पॉलिटिकल असाइलम उनको मिला है। क्योंकि देखिए अभी जो हुए हैं उससे जो सबसे बड़ी बात हुई है कि निश्चित रूप से ईरान की जो पकड़ है इस पूरे क्षेत्र में, वो अब बेहद कमजोर हो गई है। और ईरान और रूस सबसे बड़े बैकर्स थे बशर अल-असद के लिए, जिसमें उनको लग रहा था कि तुर्की भी उनके साथ खड़ा है। हालाँकि 2015 में एक दफा तुर्की और रूस के बीच में कॉन्फ्रंटेशन हो गया था, जब तुर्की ने, आपको याद हो, कि अपनी सीमा पर एक रूस के विमान को मार गिराया था, ये कहते हुए कि वो तुर्की के हवाई क्षेत्र में बार-बार इन्वेड कर रहा था। फिर भी पुतिन को लग रहा था कि कम से कम अर्दोआन उनके साथ हैं। लेकिन अर्दोआन, जो कि नेटो एलाई हैं, अमेरिका के एलाई हैं, इस दफा जो 1 हफ्ते के अंदर एक कास्केडिंग इफेक्ट हुआ, जब इदलिब में शुरुआत हुई इन मिलिटेंट ग्रुप्स की, जिनको हम विद्रोही कह रहे हैं सीरिया के अंदर में, एचटीएस जो ग्रुप है, हयात तहरीर शाम, जिसका मतलब है बेसिकली आजादी का संगठन, और इन ये फॉर्मेशन में आए थे। अगर आप एचटीएस की बात करें 2011 के बाद, जब गृह युद्ध के हालात बने थे, तो इनके जो ओरिजिनल फाइटर्स थे, ये दरअसल अल-कायदा और आईसिस से आए थे, और इनका पुराना नाम अल-नुसरा फ्रंट था। अल-नुसरा फ्रंट को बाद में जब यूएस ने क्रैक डाउन किया, क्योंकि दे आर स्टिल लिस्टेड एज़ अ टेररिस्ट ग्रुप बाय द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एंड ऑल। तो एक तरफ तो यूएस ने इनको टेररिस्ट ग्रुप भी करार देकर रखा हुआ है, बाद में इन्होंने रीनेम किया खुद को, और थोड़े से अल-कायदा और आईसिस के साथ जो है डायरेक्ट रिश्तों को उन्होंने थोड़ा-सा कम किया। बट इट डज़न्ट मीन दैट दे आर नॉट अ मिलिटेंट ग्रुप राइट नाउ। जो अभी वेस्टर्न एक नैरेटिव चली हुई है, कि इन विद्रोहियों ने एकदम सीरिया के अंदर जो है नया माहौल बना दिया है, ये नैरेटिव्स वन हैज़ टू टेक विद अ होल बकेट ऑफ सॉल्ट, बिकॉज़ हमने अफ़गानिस्तान में भी देखा है, तालिबान 2.0 के आने के बाद में जो दावे किए गए थे कि नहीं, ये तालिबान विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस तालिबान, और वहाँ जिस तरह का रिग्रेशन देखने को मिला है, खास करके महिलाओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ में, जिसे दुनिया एक तरीके से भूलकर रूस-यूक्रेन युद्ध पर फोकस किए हुए हैं, गज़ा पर फोकस किए हुए हैं। बशर अल-असद बहुत क्रूर थे और अपनी अपनी ही जनता को उन्होंने क्रूरता वो दिखाई। केमिकल बॉम्बिंग्स की बात हुई, और अल-असद फैमिली का रूल हमेशा से ऐसे ही रहा है। जो ईरान की बात स्मिता ने बताई, वो बात सही है, क्योंकि क्या था, ईरान के पास पूरा रास्ता था, जो जिसने अब ये बशर अल-असद को और जो रिजीम को हटाया है, क्या नाम है उसका? HTS नहीं, एचटीएस तो संस्था का नाम है, अल गुलानी,
जुलानी जो जुलानी और जुलानी गोलानी दोनों है, वो अब जुलानी हो गया है, वो पहले गुलानी था। और उसका मैंने गुलानी इसलिए बोला क्योंकि 2016 तक वो अलकायदा के साथ था और वो हाँ बताता है खुद को कि वो नेटिव, उसका मतलब होम टाउन है वो गोलान हाइट्स से, जो इजराइल में लगा हुआ है। और जो मैं कल रात पढ़ रहा था, अभी पुष्टि नहीं हुई है इन खबरों की, कि इजराइल की मूवमेंट ऑलरेडी शुरू हो गई है गोलान हाइट्स पे जाने की। गोलान हाइट्स उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार तो वो टेरिटरी कब्जा लेंगे इजराइल वाले, तो वैसे ही नहीं छोड़ते इस क्षेत्र में। इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसके जस्टिस थे शेखर यादव। दूसरे तरह के तानाशाह। हाँ, उनके शेखर। वो तानाशाह क्या, मुझे लगता है कि मतलब इस पर हो सकता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या ऐसा कुछ भी आ जाए। विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है, जी। वो संस्था है जो खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ विद्वेष फैलाने, हिंसा फैलाने, हर चीज को वो समर्थन करती आई है, कार्यक्रम करती आई है। ऐसे किसी संस्था के कार्यक्रम में एक हाईकोर्ट के जज का जाना, और फिर जाने के बाद वहां जाने का फैसला तक तो लोगों को लग रहा था कि जज हैं, इनको थोड़ा सा समझाना चाहिए, लेकिन जाने के बाद उन्होंने जो बोला वो ऐसा लगा कि ये तो मिट्टी से मिट्टी मिली, खून से मिला खून। अगर ये विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम ना भी हो तो जज साहब जो कह रहे हैं कि मेजॉरिटी जो कह रही है वो होगा, ये इस देश की कानून व्यवस्था की मूल चीजों के खिलाफ है बातें, संविधान दिवस, आज संविधान पर बहस हो रही है पार्लियामेंट में, बाय द वे उसके खिलाफ है। है ना? जिस कानून को वो इम्प्लीमेंट करवाने का उनका दायित्व है, जो वो लंबे समय, भाई हाई कोर्ट का जज बनना इतना आसान नहीं होता, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज रहे होंगे, वो सरकारी वकील रहे होंगे। आप देख सकते हो उन्होंने कैसे प्रैक्टिस की होगी, उन्होंने जो अपने नीचे लोग ट्रेन किए होंगे वो कैसे ट्रेन किए होंगे। तो ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है कि ऐसे लोग ऊपर तक पहुंच जाते हैं और पता नहीं चलता, पता तब चलता है जब उनकी जबान फिसल जाती है किसी दिन। अब वो राजस्थान वाले भी रिटायर होते होते कह के गए थे एक दिन पहले, हाँ, बिल्कुल आखिरी दिन उन्होंने कहा ऐसे ये है। इनका भी जैसा स्मिता ने कहा और हम भी बात कर रहे थे, वो पिच तैयार कर रहे हैं क्योंकि जस्टिस गोगोई ने सबको दिशा दिखाई है। मुझे तो उनकी बात सुन के वो गाना याद आएगा, मोरनी बागा में नाचे आधी रात में। हाँ भैया अरे वो श्रीदेवी का गाना, आप ऐसा मत कहिए बचपन के। तो यहाँ पर ये खबर जरूर आई कि रोस्टर बदल दिया गया है, जिसको हाँ। मैं समझने की कोशिश कर रही थी, और एनके सिंह से बातचीत कर रहे थे अजीत अंजुम, क्योंकि काफी लोग कह रहे थे कि रोस्टर बदलने से क्या होता है, ये तो वही है कि किसी पुलिस अफसर के खिलाफ अगर बहुत संगीन आरोप लगे हों, आपने उनको जो है सो ट्रांसफर कर दिया, तबादला कर दिया। तो इसमें एनके सिंह जी का जो कहना था, उनका कहना है कि आप इसको इस नजरिए से देखें कि एक जज जो 5 साल से जज हैं, आप अगर आपके पास में बहुत गंभीर मामलों के केसेस आते हैं, जो बेल से जुड़े हुए केसेस हैं, क्रिमिनल मामलों में, सिविल मामलों के नहीं, जो बहुत गंभीर आरोपों वाले केसेस हैं, जिसके आउटकम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर हो सकते हैं, उस तरह के केसेस आपसे ले लिए गए हैं। ये जज जब सोमवार को आप बैठेंगे वापस से उसी अदालत में, तो उस तरह के जो गंभीर मामले हैं वो दरअसल उस जज को ट्रांसफर हो जाएंगे जो अभी 1 महीने पहले वहां पर जज बने हैं। एक सर बेंगलोर प्रिंसिपल करके एक चीज़ है, और एक है रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज, जो जुडिशियल लाइफ, जो ओवैसी जी ने पत्र लिखा हो उसका जिक्र किया था कोट एंड कोट करके। तो मेरा इंटरेस्ट हुआ कि ये क्या चीज़ है, तो मैंने थोड़ा पढ़ा तो पता लगा कि भारत सरकार ने 7 मार्च को 1997 में एक नियम कायदे तय किए कि किस तरीके से जो न्यायाधीश हैं, जजेज हैं, उनको करना चाहिए। उनका फिर conduct क्या होगा। कंडक्ट क्या होना चाहिए। फिर 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने वो एक्सेप्ट कर लिए, और उसकी बिल्कुल पहली लाइन यही है कि कोई भी जज जो है वो ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा कि उसकी निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठे। तो बिल्कुल पहली लाइन जो कंडक्ट की है वो कोई भी आदमी कैसे भूल सकता है। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।